सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम के आला अदलिया और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई जिसमें राना शमीम अदालत के रूबरू पेश हुए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ किया कि उन्होंने अपना बयान हल्फी देखा ही नहीं, जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्जामात आयद किए थे। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने राना शमीम को रोस्टरम पर बुलाकर सवाल किया कि क्या आपने तहरीरी जवाब दाखिल किया है। इस पर राना शमीम ने कहा कि मेरे वकील बताएंगे कि जवाब क्यों दाखिल नहीं हो सका। मेरे भाई का चैलम है, आप इसके बाद समाअत रख लें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने 3 साल बाद एक बयान हल्फी दिया है, न्यूज़पेपर ने आपका बयान हल्फी पब्लिक तक पहुंचाया है। इस पर राना शमीम ने जवाब दिया कि बयान हल्फी शाये होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने कंफर्म किया बयान हल्फी सील्ड था और सिर्फ मेरे खानदान के पास था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह से लीक हुआ है। चीफ जस्टिस ने राना शमीम से इस्तफसार किया कि आपने वो बयान हल्फी उन्हें नहीं दिया। इस पर राना शमीम का कहना था कि नहीं, मैंने बयान हल्फी पब्लिक करने के लिए नहीं दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस पर सवाल किया कि आपने लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया। अदालत आपको 5 दिन दे रही है, अपना जवाब जमा कराएं और बताएं कि 3 साल बाद ये बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया। आपने अवाम का अदालत से एतमाद उठाने की कोशिश की है। आपने जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि राना शमीम को ओरिजिनल बयान हल्फी पेश करने की हिदायत की जाए। इस पर साबिक चीफ जज राना शमीम का कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ है वो कौन सा है, मैं पहले रिपोर्ट किए जाने वाला बयान हल्फी देख लूँ। राना शमीम के जवाब पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद ही नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है, और अगर इन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार करवाया। अब ये पूरी सूरत हाल रही। इस पर और भी मुकालमा हुआ अदालत में, उसकी डिटेल्स पर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और हमारे मुल्क के एक मुमताज़ माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कि आज की जो समाअत हुई, हम तो सबको ये अंदाज़ा था कि राना शमीम साहब शायद पेश होंगे और अपने बयान हल्फी पर स्टैंड करेंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल स्टेप बैक कर गए। उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा था। लंदन के एक लॉकर में वो मौजूद है। इतने दिन बाद ये समाअत हुई, तो आपको नहीं लगता कि वो बयान हल्फी उनको लेकर आना चाहिए था, अदालत में रिटन में पेश करना चाहिए था? जी, पेश करना चाहिए था लाजमी, पर वो पेश नहीं कर सकते ना। वो ये भी गनीमत है कि वो पेश हो गए हैं, पाकिस्तान आ गए उन्होंने। तो वो ये जो वाक़यात उनके एफिडेविट को पब्लिक करने, सो कॉल्ड एफिडेविट को, मुबैना हल्फी बयान को पब्लिक करने को के बाद जो 3-4 रोज़ 5-6 रोज़ में वाक़या हुआ है बहुत बड़ा, एक और जालसाजी का, उसके बाद तो वो खड़े नहीं था हो सकता अपने पैरों पे। शमीम, जो राना शमीम है, उसकी वजह ये बता दूं कि बड़ी सिंपल सी वजह है। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारीगरों ने फैब्रिकेट किया, जाली वो बनाया जो था बयान हल्फी जो मंसूब किया था साकिब निसार साहब को। साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार को उन्होंने एक बयान मंसूब करके उसकी बाकायदा स्ट्रिप तैयार की। स्ट्रिप किस तरह तैयार की कि उन्होंने एक जुमला लिख लिया अपने सामने। जुमला लिख के सामने 2-3 आदमी बैठ गए। वो जुमला था मसलन ये कि मैं कुछ उसकी पहले से तकारीर में से लेके, पर मैं ये मुझे ये कहा गया है मोतबर हल्कों से कि मरीम को और नवाज शरीफ को नाअहल करार देना है और जेल से नहीं निकलने देना, और इमरान खान को हमने लेके आना है हुकूमत में। अब ये जुमला उन्होंने सामने लिख लिया 35 अल्फाज से या जितने भी थे उसमें, जिसमें वो ये कहते हैं लेट मी बी ब्रूटल ऑल्सो। वो लिख के लेट मी बी ब्रूटल और ये सारा ये करके अब उन्होंने अपने साकिब निसार की तकारीर जो टेप्स और या यूट्यूब पे भी है, उन तकारीर में से उनकी अपनी आवाज़ में
वो एक एक करके लफ्ज निकालना शुरू कर दिया। जिस तरह स्क्रैबल में अल्फाज नहीं बनते, स्क्रैबल ये मगर के भी, तो उसमें अल्फाज ठीक की होते, वो गीटियों से बनते हैं। वो उन्होंने 35 अल्फाज निकालने की कोशिश की साकिब निसार की जबान में, और अगर कुछ नहीं मिले तो वो उनकी जबान की नकल की कोशिश की। पर साकिब की जो कोशिश की निकालने की अल्फाज, 35 अल्फाज निकाल के वो जोड़ लिए। कोई किसी तकरीर से निकला, कोई किसी तकरीर से निकला, कोई अबू धाबी में तकरीर करते हुए, कोई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तकरीर करते हुए, मैं यूँ कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ की, कोई लंदन में तकरीर करते हुए, मतलब मुख्तलिफ तकरीरियों में से गूगल की मदद लेके उन्होंने वो अल्फाज चुन चुन के निकाले और उनको जोड़ दिया। जब उसकी एक ऑडियो टेप इतनी सी स्ट्रिप बन गई, छोटी सी स्ट्रिप बन गई, पतली सी बन गई ट्रेप, तो फिर उन्होंने राना शमीम को, जब उनको तसल्ली हो गई कि इसमें से हर लफ्ज़ यूं ही लगेगा जैसे साकिब निसार ने अदा किया है और एक तरतीब से किया है जिससे ये जुमला बन जाता है, अब उस जुमले को फिर उन्होंने राना शमीम को बुलाया। राना शमीम पे बहुत एहसानात थे मियां साहब के, यहाँ तक कि उसको चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस ऐसा सच नहीं है, पर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान भी लगा दिया। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में वो पहले उनकी वजह से दाखिल हुआ था, वहाँ से निकाला गया। अब वो साहिवाल के रहने वाला था, अब उसको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया, तो एहसान तो थे मियां साहब के। अब उसको बुलाया जाए तो उसको कहा कि देखो तुम चीफ जस्टिस रहे हो, तुम तायद कर सकते हो, तुम ये कह दो कि साकिब निसार ने मुझे मेरे सामने बैठे हुए फोन करके और कहा इस्लामाबाद के जज आमिर फारूक को कि इनको सजा देनी है, दोनों को जमानत ना हो और जो इमरान खान को लाना है, ये हमारे ये हिदायत है, हमें हिदायत मिली हुई है। सही, लेकिन रज़ा साहब आज के समाज में तो जी आप मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लीजिए। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, ये सारा नक्शा जो बनाया आपको समझ तब आएगी कारी को कि क्यों भागा है ये उल्टे पांव। अब उसने कहा कि जी मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ। उसको कहा गया कि देखो तुम ही हो जो कह सकते हो, क्योंकि तुम चीफ जस्टिस से बात सुनी हो सकती है, तुमने चीफ जस्टिस, तुमने कहना सिर्फ मैंने सुनी है, और उसको दिखाई ये टेप जो इन्होंने बना रखी थी स्ट्रिप साकिब निसार की। जब उसने स्ट्रिप सुनी जिसमें साकिब निसार खुद कह रहा है मुबैना तौर पे कि हमें ये हुक्म मिला और ये करना है, यही करना है, तो वो शेर हो गया। उसने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर साकिब निसार की ज़बान से अदा हुए हुए ये अल्फाज हैं तो मैं एफिडेविट दे देता हूँ, मियाँ साहब बिल्कुल मेरे से एफिडेविट ले लें। उसने एफिडेविट दे दिया, वो एफिडेविट दे के बड़ा शेर बना फिरता था। फिर क्या हुआ, फिर वो जो स्ट्रिप थी हरफ ब हरफ वो सारे अल्फाज एक दूसरे से तोड़ दिए गए। अच्छा। ये किया समा टेलीविजन जी। समा टेलीविजन ने जब सब उधेड़ के रख दिया वो जुमला कि कोई वो वीडियो टेप और वो अल्फाज अदा होते हुए इधर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे और सामने वो ऑडियो टेप चल रही है, वो दो अल्फाज जो दुबई में गए तकरीर में वो और ऑडियो टेप में, फिर वो जो लाहौर में गए वो 3 अल्फाज वो और फिर ऑडियो टेप। तो उन्होंने साबित कर दिया कि ये तो जालसाजी है सारी। अब वो शमीम राना, मैंने ये 4 दिन से कह रहा हूँ मीडिया पे, जिसने पूछा है मैंने कहा इसके बाद जब फैब्रिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट, सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ साकिब निसार, जब ये साबित हो गई है तो ये नहीं, ये अदालत में आने वाला ही नहीं, ये खड़ा ही नहीं हो सकता। इसको तो इसके तो पेट में मरोड़ आए हुए होंगे, इसको तो तकलीफ है। लेकिन आज हाजिर होकर उन्होंने आपकी उस पेशगोई को गलत साबित कर दिया था साहब। किस तरह हाजिर तो होना ही था, उसने पाकिस्तान आ गया होता पहले इसी कॉन्फिडेंस में कि मैं बड़ा सही बयान दूंगा। अगर पाकिस्तान ना आया होता, ये पाकिस्तान में आता ही ना। अब वो कह रहा है कि ये लंदन में किसी लॉकर में पड़ा हुआ है, मुझे तो याद ही नहीं है। वो तो मुकर गया, उससे भाग गया है उस बयान एमपी से।
और ये उसने भागना ही था, क्योंकि झूठा बयान हल्फी था, झूठा ऑडियो टेप था उसका, साकिब निसार अब इस तरह से भागने पर एतराज साहब, इस पर फिर अदालत क्या सजा क्या देगी? जो पहले मुबैना बयान हल्फी सामने आया, जो पेश किया गया था वो, और अब अगर ये बयान हल्फी वहां से आता है लंदन से, जो बकौल उनके किसी लॉकर में पड़ा हुआ है, उसमें और अगर मुबैना बयान हल्फी में कोई फ़र्क होता है सामने, तो फिर अदालत इस पर क्या कार्रवाई करेगी इन तमाम लोगों के खिलाफ? देखिए, अगर तो वो पेश ही नहीं होता तो अदालत तो के सामने तो आया ही नहीं ना। उसने तो अगर अदालत के सामने वो रूबरू कोई हल्फी बयान पेश ही ना किया तो फिर तो उसको कुछ नहीं कर सकती अदालत। तो ये ऐसा ही है जैसे एक कागज किसी ने लिखा, मैंने अपने डेस्क पे बैठा हूँ, कागज लिखा, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, एक और लिखा, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, एक और लिखा, हलफनामा अपने हाथ से सारा लिख के हलफ लेके नोटरी पब्लिक को यहाँ बिठा के सामने उससे दस्तखत करा के और वो कागज फिर रोड मोड़ किया और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इससे क्या, इसका क्या कुछ नहीं कर सकती अदालत, और वो भाग जाएगा। अच्छा। और मियाँ साहिबान और मियाँ साहब को और उसको मरियम को बहुत नुकसान होगा जो उसके एफिडेविट पे इंसार करते रहे, उनका कुछ नहीं रहेगा। मियाँ साहब नहीं फिर अब वापस आ सकता झूठा एफिडेविट। तो ऐसा तो उन्होंने ये भी कहा कि ये बयान हल्फी तो सील्ड था और मेरी फैमिली के पास था, लीक कैसे हुआ इसका मुझे इल्म ही नहीं है। अब चूंकि एक सहाफ़ी के ज़रिए उसको मीडिया पर लेकर आया गया, तो क्या उस इदारे से, उस अखबार से, उन सहाफ़ी से अदालत उनका सोर्स भी पूछ सकती है? उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके हाथ कैसा लगा, क्योंकि ये तो एक फैमिली के पास था और उन्होंने उनको दिया नहीं है, तो अपना सोर्स क्या शो करना पड़ेगा इनको, अंसार अब्बासी साहब को? ये सोर्स तो बताना पड़ जाएगा, अगर, क्योंकि सोर्स नहीं बताने से मुस्तस्ना है साफी। अगर कोई क्रिमिनल केस ना हो तो, अगर उसमें उस मामले में कोई क्रिमिनल केस का मसला ना हो, अगर तो क्रिमिनल केस का मसला है और मुल्ज़िम है कोई और उसको सजा हो सकती है, फिर साफी अपनी सोर्स बताए बगैर नहीं रह सकता। सिविल केसेस में, वो दीवानी केसेस में वो इनकार कर सकता है अपनी सोर्स बताने से। अच्छा, ऐसा वो जो अभी जिस मुबैना ऑडियो टेप की आप बात कर रहे थे साकिब निसार साहब की, जिसका समा ने पूरा एक पोस्टमार्टम भी किया, लेकिन उसमें जो चंद जुमले वो वाले मौजूद थे जो इमरान खान साहब को लाने से मुताल्लिक थे, जो मियाँ नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ साहिबा को सज़ा देने से मुताल्लिक थे, वो जुमले अभी तक कहीं किसी तकरीर में साकिब निसार साहब की नहीं मिले हैं। तो फिर उन जुमलों को क्या, ज़ाहिर उस चैनल की जानिब से भी कोई वजाहत नहीं आई, उन जुमलों को किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है फिर? नहीं, सारों के सब होंगे, उन्होंने चंद दिखाए हैं, वही काफ़ी है उनके लिए इस एफिडेविट को ख़त्म कर देने के लिए। बाकी जुमले अगर होंगे बीच में तो उनमें कोई सजा का जिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसे मियाँ साहब का नाम लिया हो या खान साहब का नाम लिया हो किसी तकरीर में, उसमें कौन सी जो मुजरिमाना बात है? ये तो जो तकरीर करते हैं वो अक्सर कहते रहते हैं एक दुश्वारी थी, एक दुश्वारी लगता है नवाज शरीफ के फैब्रिकेटर्स को, जिन्होंने फैब्रिकेट किया इस डॉक्यूमेंट को, जिन्होंने वो जुमले जो कि जाहिर है साबित हो गया, जो कि अदा किए थे किसी तकरीर में साकिब निसार ने, वो इसमें शामिल किए, वो और वो कट एंड पेस्ट जॉब की, वो उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी कि हुआ उनको ये प्रॉब्लम ये आई, जो मैं समझता हूँ कि उनको कहीं ये नहीं मिला कि नवाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिया हो। उनको ना ही नवाज शरीफ कहता हूँ, साकिब निसार ने कहीं नवाज शरीफ का नाम लिया हो, या साकिब निसार ने कहीं मरियम का नाम लिया हो, या नवाज शरीफ का या इमरान खान। उसकी जगह उन्होंने फिर खान साहिब, क्योंकि देखो एक चीफ जस्टिस तकरीर कर रहा हो, वो तो नहीं ये कहता मैं प्राइम मिनिस्टर को ये कहा, मैंने मरियम नवाज को ये कहा, वो कहा ही नहीं कहीं होगा। तो वो उसके लिए उन्होंने जेनेरिक टर्म्स लगा दी। खान हम नहीं लेते, वहाँ खान साहब है, मरियम को बेटी का दिया, बेटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा उन्होंने, और मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब को मियाँ साहब का, मरियम के लिए बेटी इस्तेमाल किया। बिल्कुल, ये तो अब ज़ाहिर है ये इस तरह के जो जुमले हैं ये अभी तक नहीं मिल पा रहे थे साहब। यही तो सवाल है कि ये गुफ्तगू कहाँ हुई है, ये जुमले कहाँ से उठाए गए?
ये जुमले या मतलब है, ऐसे जुमले बीच में बाकी दो चार लफ्ज हर्फ तो बना भी लिए जा सकते हैं ना, साउंड उसी तरफ ले जाके। अब टेक्नोलॉजी जितनी हो गई है उसमें शायद दो चार अल्फाज ऐसे हो जो साकिब के ना भी हो। लेकिन ऐसा सा फिर वो जो अमेरिकी कंपनी गैरेट डिस्कवरी जिसने इसका फॉरेंसिक किया है, वो जाहिर है उसने बताया कि जोड़ तोड़ कर नहीं बनाई गई है, एडिटेड नहीं है, ये एक कंप्लीट ऑडियो क्लिप है। उसने तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी की है इसकी। पहले हमें ये मालूम है कि उसको कौन सी टेप मुहैया की गई थी और कौन सी टेप यहाँ इस्तेमाल की जा रही है, क्या किसी को ये मालूम है? जी, ये तो दूसरी बात, जारी करने वाले को ही मालूम होगा। दूसरी बात ये है कि वो जो कहते हैं वो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप एक कट एंड पेस्ट करके जॉब करके स्ट्रिप बनाए, वो स्ट्रिप में जोड़ लगे हुए, उस जोड़ लगे हुए स्ट्रिप की से सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रिप बना देंगे। टर्शरी स्ट्रिप जो बनाएंगे उसमें कोई जोड़ नहीं होगा, वो बिल्कुल एक ही होगी, वो एक ही होगी, उसमें जोड़ नहीं होंगे। और ये जो डिस्कवरी है उसने तो इसको इन्होंने पता नहीं कौन सी दी है, और ये डिस्कवरी है भी कैसी कंपनी, और कितना पैसा दिया है उसको रिपोर्ट लेने के लिए। ये बातें तो बाद में पता लगेंगी ना। आज तो ये मालूम हुआ है, नजर आया है, आपको याद रहना चाहिए व्यूअर्स को, बिल्कुल ये आज ये नजर आया है कि वो शख्स जिसका हलफनामा बड़े जानबाजी से मियाँ साहब और उनके तमाम हवारी और मरियम और उनकी तमाम पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी, शाहिद खाकान क्या, ख्वाजा आसिफ क्या, वो ऐसा इकबाल, जितने राना सना क्या, ये जितने उस पे इंसार कर रहे थे कि जी एफिडेविट आ गया और एफिडेविट में हो पकड़ो, गिरफ्तार करो उसको, साकिब निसार को गिरफ्तार होना चाहिए कहते थे शाहिद खाकान। आज जो उनको बुनियादी सबूत जिस शख्स ने देना था, जिसपे सारा इनका इंसार था, कोई उल्टे पांव भाग गया, उसने पेश ही नहीं किया एफिडेविट। तो सब इसी बयान अल्फी और इसी मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर अभी 4 रोज़ पहले भी मरियम साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें तमाम रहनुमा जिनके आपने नाम लिए उनके दाएं बाएं मौजूद थे, उसमें उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि तमाम सबूत मेरे वकला के पास मौजूद हैं, वो इनको देख रहे हैं, जिसमें जज अरशद मलिक की वीडियो भी शामिल है, जिसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का बयान भी शामिल है, फिर ये बयान अल्फी राना शमीम साहब वाला, साकिब निसार साहब की ऑडियो। अब इन तमाम सबूतों की बुनियाद पर क्या नून लीग, ज़ाहिर है अब तो आज की कार्रवाई के बाद अदालत जाने का सोचेगी भी नहीं शायद, इस पर आपकी क्या राय है? इस दफा तो भागेगी पीछे पीछे, पर अदालत को बड़े होना चाहिए। अब तो अदालत को बिल्कुल नो होल्ड बार्ड इनको लेना चाहिए। इन्होंने कैलिबरी फॉर्म की जालसाजी की, इन्होंने कतरी खत की जालसाजी की, इन्होंने वो जो अरशद मलिक की टेप की जालसाजी की। अरशद मलिक की टेप अगर जाली ना होती तो किसी अदालत में इन्होंने पेश तो किया होता उसे, किसी अदालत में 2 साल हो गए, 1.5 साल किसी अदालत में नहीं लेके गए, बस ऊपर ऊपर दिखाते रहे। आज जो भी इनके मानने वाले हैं उनको प्लीज यकीन हो जानी चाहिए कि साकिब निसार की जो टेप इन्होंने बनाई है वो एक और जालसाजी है। वो उसको जोड़ के बना लिया, जब बना लिया और वो साकिब निसार की आवाज़ में अक्सर अल्फाज वो उसी की आवाज़ में थे जो उठाए गए थे तकरीरों से, जो पता लग गया, समा ने दिखा दिया। उसके बाद इन्होंने राना शमीम को बुला के वो टेप सुनाई। जब उसकी तसल्ली हो गई कि उसके ख्याल में वाकईतन साकिब निसार ने यही कहा है और यही कहा है कि इनको नहीं छोड़ना और इमरान खान को लाना है, तो फिर उसकी जब ये तसल्ली हो गई उसने बड़े शेर दिल बन के और ये उसको उसकी उस टेप की, ऑडियो टेप की तायीद में उसको ज़्यादा मोतबर करने के लिए इसने ये एफिडेविट दे दिया कि वो भी चीफ जस्टिस था, मैं भी चीफ जस्टिस था, हम बैठे हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में अपने रेस्ट हाउस में बाहर, और हमारी बीवियां वहाँ मौजूद थी, इनकी बीवी फौत हो चुकी हैं। तो ये हम 4 लोग थे कि
साकिब निसार ने फोन करके रजिस्ट्रार लाहौर सुप्रीम कोर्ट को कहा सही, कि लेकिन अतरा साहब ये ऑडियोज और मुबैना वीडियोज जो भी आ रही हैं इनका सिलसिला यहाँ रुक तो नहीं रहा। गुज़िश्ता 3 दिन की आप कैप्टन सफदर साहब की अगर गुफ्तगू सुने तो वो बार बार बता रहे हैं कि कुछ सिनेमा स्कोप वीडियोज़ आने वाली हैं, वो किसी की स्विमिंग पूल की हो सकती है, किसी की वॉशरूम की हो सकती है। तो ये किसको धमका रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, किसकी वीडियोज़ इनके पास मौजूद हैं और इसका मकसद क्या हो सकता है? मैं तो लगा हुआ हूँ जिस दिन से मरियम बीबी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो अरशद मलिक की वीडियो दिखाई थी, उस दिन से मैं उसी वक्त से कह रहा हूँ कि 2-3 चीजें। एक तो अगर ये जेन्युइन है तो ये फौरन अदालत ले जाएं और मियाँ साहब को बाहर मुंतकिल ले आए और सारे केसेस ही खत्म करा लें। अगर ये तो ये जेन्युइन है, वो उन्होंने कदम नहीं रखा। सारे बैठे हुए थे मुस्लिम लीग के लीडर। एहसन इकबाल साहब को ये मशवरा देना चाहिए था कि जी इसको लेके चले अदालत में और उनको रिहा करा के लाएं। अभी करते हैं, वो उन्होंने दबा दी जब उन पर प्रेशर पड़ा। कुलिबरी वाला भी इन्होंने फेक किया, कतरी खत वाला भी फेक किया। फेक करने के तो ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और एक ही खानदान है जिसकी तरफ से सारे फेक। जो इनकी अपनी 2 ऑडियोज वायरल हुई थी उनको पहले तो ज़ाहिर मुबैना कहा जा रहा था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेरी आवाज़ थी, जिसमें मीडिया चैनल्स के इश्तिहारात देने से मुतालिक कुछ चैनल्स को महदूद इश्तिहारात की बात कर रही हैं, कुछ के बंद करने की बात कर रही हैं, कुछ के मालकान से भी इन्होंने बात की, वो ऑडियो भी आ गई। अब इन ऑडियोज़ के आने के बाद क्या इन ऑडियोज़ को सबूत के तौर पर, चूंकि खुद इकरार कर चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी है, तो इनके खिलाफ अदालत में पेश किया जा सकता है? मुतल्लिका फरीक इसको लेकर जा सकता है या हुकूमत लेकर जा सकती है इस ऑडियो को? देखें जी, पहली पेशी जो उस बयान के बाद हुई, अदालत को चाहिए था वो, चूँकि मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी या लाहौर हाई कोर्ट के, ये मुझे अब याद नहीं, पर ये इनको जिस अदालत के भी था, क्योंकि वो दैट इज एविडेंस, अलेज्ड एविडेंस ऑफ क्राइम। वो जराइम का किसी न किसी जुर्म का जो इनके पास टेप्स हैं, जो कहती हैं मेरे पास बहुत सारे और सबूत हैं, वो सब सबूत हैं एविडेंस ऑफ क्राइम। तभी तो मैं ब्लैकमेल होऊंगा ना, कोई अगर क्राइम की मेरे पे बनाएंगे वीडियो, तो वो एविडेंस ऑफ क्राइम है। अब एविडेंस ऑफ क्राइम को आप अपने पास नहीं रख सकते, आपको अदालत को और पुलिस को जमा कराना पड़ता है। विदहोल्डिंग, यू कांट विदहोल्ड एविडेंस ऑफ अ क्राइम। मेरे सामने कोई कत्ल किया जाए और पिस्तौल छोड़ के वो पिस्तौल साथ वाले कुएं में फेंक जाए मुल्जिम, तब भी मेरे पास वो एविडेंस मेरे पास है। अगर मेरे सामने पुलिस आती है तो मुझे बताना लाजिम है कि इस कुएं में वो पिस्तौल पड़ा हुआ है जिससे कत्ल हुआ है, उसको निकालें और मैच करवाएं बुलेट को उसके साथ। तो ये विदहोल्डिंग एविडेंस ऑफ क्राइम है। ये तो पहले दिन अदालत को, पता नहीं अदालतें इन पे इतनी नरम होती हैं इन पे। किसी और ने किया होता, उसको कहा होता कि तुम सारी टेपें लेके आओ, 20 है, 40 है, 50 है, किस किस के खिलाफ है, किस किस को ब्लैकमेल आपने करना है, किसी हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, किसी जनरल को, किसी तो एतज़ा साहब, इसका मतलब इस केस को मिसाल बनाया जा सकता है और इस तासुर को ख़त्म किया जा सकता है जो आप अभी फरमा रहे हैं कि अदालतें थोड़ा सा ज़रा नरम गोशा रखती हैं इनके लिए और उतनी सख्ती जितनी दूसरे केसेस में होती है उतनी नहीं दिखाती। तो इसको मिसाल बनाया जा सकता है मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर? बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनता है, ये बनेगा। और इसमें साबित हो गया है, उनका प्राइम गवाह था वो राना शमीम, आज उसको शेर की तरह वहां बोलना चाहिए था, वो तो गीदड़ की तरह भागा, क्योंकि उसको अब पता लग गया कि जिस टेप पे, जिस ऑडियो टेप पे इन्हिसार वो भी कर रहा था और मियाँ साहब भी कर रहे हैं, वो ऑडियो टेप ही जाली है। अब उसको पाकिस्तान में आके ये पता लग गया, रोज टेलीविजन पे चल रहा है कि इस तरह जालसाजी हुई है। ठीक है, चल, बहुत बहुत शुक्रिया एतज़ाज़ हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम मौज़ूआत पर मजीद मेहमानों के साथ बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और NA 133 में जो ज़िमनी इलेक्शन 5 तारीख को होने जा रहा है, ज़रा उससे मुताल्लिक कुछ बात करें, चूँकि वहाँ से मुस्तकिल वीडियोस सामने आ रही हैं और वो वीडियोस भी ऐसी हैं जिसमें लोगों से हल्फ लिया जा रहा है, कुरान शरीफ पर उनसे हाथ रखवा कर उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि वो वोट नून लीग को देंगे या पीपल्स पार्टी को ही देंगे। अब दोनों जमातों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो तो टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पर इस इलेक्शन से आउट हो गए हैं, तो वो अब मुकाबले पर नहीं है। और 2018 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो नून लीग ने बड़ी आसानी के साथ तकरीबन 12,000 वोट से ये सीट हासिल की थी। परवेज़ मलिक साहब, जिनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई है, इस पर उन्होंने एजाज चौधरी साहब को शिकस्त दी थी। और अब यहाँ से शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा नून लीग की कैंडिडेट हैं। नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन नून लीग पर भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम का अब नून लीग के पास क्या जवाब है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो वीडियो सामने आ रही हैं, ये इस पर क्या नून लीग का मौक़िफ़ है? एक ऑफिस इस वीडियो में नज़र आ रहा है जिसमें अभी इसको मुबैना तौर पर ही कहते हैं कि आपके पार्टी के बैनर्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पर खातून से और कुछ लोगों से हल्फ लिया जा रहा है, उनको कैश पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो ये इस वीडियो पर क्या रद्द अमल देंगे आप? देखिए, बात ये है कि ये जो सीट है NA 133 की, ये सीट हमने 2002 में, 97 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में हर दफ़ा हम जीत जाते हैं वो सीट, और आराम से जीत जाते हैं। ये हमारी बड़ी पक्की सीट है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा आपको ज़रा रोकूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल्स आपके ड्रॉप हो रहे हैं, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं, फिर आपसे ये सवाल मैं दोबारा करता हूँ ताकि आपकी आवाज़ नाज़रीन तक पहुँच सके। अब अमजद साहब, ये वीडियो सामने आ गई हैं, चाहे आप इस इलेक्शन का बराह रास्त पार्ट नहीं है, आपके कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब हुकूमत वक्त आप हैं, आपके पास पूरी मशीनरी है, आपके पास नादरा भी है, आप नादरा के ज़रिए ये तमाम फुटेजेस देखकर इन लोगों को शनाख्त करके सामने ला सकते हैं, इनको सज़ा दे सकते हैं, पता चला सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या इन्हीं जमातों से इनका ताल्लुक है या फिर ये कोई तीसरी कुव्वत है जो इस वक्त ये सरगर्म है। तो हुकूमत क्यों हरकत में नहीं आ रही है इसके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अफरीदी साहब ने एक बात की, डॉक्टर साहब ने, अफनानुल्लाह साहब कि जी हमारी अफनानुल्लाह साहब, अफरीदी नहीं है, अफनानुल्लाह साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बात जीते या हार की नहीं है, बात है कि वोट को जो है इज्जत है, वो अगर नोट से इज्जत देनी है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि आप एक कप ऑफ टी भी किसी को ऑफर करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाता है। इसका पूरा सेक्शन है इलेक्शन लॉज में, जो रूल्स हैं उसके नीचे ये पूरा एक सिस्टम मौजूद है कि आपने कैसे, आपका बिहेवियर कैसे होगा और ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस जो है आपका कॉन्डक्ट कैसे होगा। जो इलेक्शन लड़ने वाले जो आप वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये मैं तो समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो खुद मोरे हैं, लेकिन असल बात ये है कि नून लीग के जो है इनके असल जो है बाप हैं, वो उनको मैं समझता हूँ कि उनकी इंटरोगेशन होनी चाहिए। और उन्होंने ये जो कभी फेल किया है वोट खरीदने का, इसका मतलब है कि आप जो इलेक्शन प्रोसेस है, देखिए मोनिका लेविन्स्की जो थी, नहीं अमजद साहब, ये आपको यकीन है और आपने तय कर लिया, फैसला कर लिया कि ये नून लीग के ही लोग हैं, और हैं तो फिर ये किस सतह के लोग हैं? जाहिर है इससे मुतालिक तहकीकात और तफसीलात सामने लाना तो हुकूमत का काम है ना। अरबाब हम तो नहीं है ना, ये दोनों पार्टी से, देखिए हमारा उम्मीदवार तो आउट हो गया ना उसके टेक्निकल बेसिस के ऊपर। ये दोनों में एक पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग के लोग हैं। तो मैंने पहले कहा कि असल सजा तो मैं समझता हूँ लीडरशिप को जानी चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस सिस्टम जो हम आज ईवीएम की बात करते हैं, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि ये बहुत अच्छा इनको मालूम है कि इन्होंने रिगिंग कैसे करनी है और वोट को कैसे खरीदना है और वोट को या नोट को इज्जत कैसे देनी है। चलें, अफनान साहब का कनेक्शन दोबारा बहाल हो गया। मैं जरा अफनान साहब से, उनकी बात भी अधूरी रह गई थी, अफनान साहब अपनी बात भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। और ये यार हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है। अब अगर आप इस वीडियो को डिसओन करते हैं तो फिर इसके पीछे पीपल्स पार्टी पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे या हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? किसने किया ये सब, अगर ये आप लोग के लोग नहीं हैं तो? देखिए, हम बात ये है कि ये हमारे लोग नहीं हैं और ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है।
और उसकी वजह ये है कि सबके मुंह कवर्ड है, किसी का कोई एक का मुंह कवर्ड नहीं है। वैसे आप लाहौर चले जाएं तो सारे मुंह, किसी एक का भी आपको नजर ही नहीं आएंगे वहाँ पे मास्क पहने हुआ कोई, चंद लोग मास्क पहन घूम रहे हैं, इसमें सारे मास्क पहन के कोई एक बंदा भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये और हुकूमत आइडेंटिफाई करके बताए ना कौन लोग हैं, ये तो अब इनका काम है, इन्वेस्टिगेशन करें। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर वो ले लिया। और मैं एक और बात मेरे भाई ने बड़ी अच्छी की कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है पैसे देना, और जो ये तो मोहरे है पीछे कोई और है, ये बड़ा बहुत अच्छी बात अमजद साहब ने की। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर कश्मीर इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान के सामने पैसे देता हुआ नजर आया था, उस वक्त जो है इमरान खान ने क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ, यह मुझे बता दें। कहते हैं कि ये एक्शन लिया गया, और मुझे उम्मीद है कि अमजद न्याजी साहब ये बात इमरान खान साहब के सामने रेस करेंगे कि कैसे है, कहते हैं ये अली अमीन गंडापुर पैसे देके या कहते हैं इलेक्शन में वो अपना वोट खरीदता रहा, और उसका अगर उसका ऐसा असर करे कि बाकी सारे डर जाए, कोई ना करे। तो ये बात जो है, ये कहना कि दूसरों के ऊपर आप डाल दें हर चीज, मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी ये शहबाज गिल या कोई इस तरह का कोई किसी ने ये कोई कारनामा अंजाम दिया है, ये हमें जरूरत नहीं है, ना इसकी कोई दलील समझ में आती है। हमारा मेन मुकाबला जिनसे था वो है ही नहीं। अमजद साहब, ये सिर्फ ये इस वीडियो को आप फैब्रिकेटेड कह रहे हैं, या वो जो पीपल्स पार्टी वाली वीडियो आई है फिर वो उससे मुतालिक भी आपका यही मौक़िफ़ है कि वो भी फैब्रिकेटेड है, या फिर वो रियल है जिसमें उनके लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पैसों की ऑफर कर रहे हैं वोट्स के लिए? देखिए मैं इसमें बड़ा सिंपल मेरा ओपिनियन, मैं आ रहा हूँ जैसा आपकी तरफ आ रहा हूँ, करवा लें, फॉरेंसिक करवा लें, जैसे वो अभी गैरेट डिस्कवरी के अहमद नूरानी साहब ने करवाया था ऑडियो के ऊपर। अब फॉरेंसिक करवा लें और फिर जो लोग हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें और पता चल जाएगा। अगर हमारे लोग हैं तो आप सजा दें, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है। हमारी ये कि हमारी वीडियो फैब्रिकेटेड है। पीपल पार्टी के अगर किसी बंदे ने किया है या नहीं किया, इसका तरीका ये है कि अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, आवाम के सामने मामला लेके आए। अफनान साहब, पीपल्स पार्टी क्या कोशिश कर रही है इस तरह से लोगों को खरीदने की या पैसे देकर वोट अपनी तरफ करने की? क्योंकि फतह और शिकस्त का मार्जिन बहुत ज्यादा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपका तो थोड़ा क्लोज मुकाबला था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो 2018 में यहाँ से 6000 वोट भी नहीं लिए थे। देखिए, पीपल पार्टी जो है उनके किसी नुमाइंदे से आप ये बात पूछें जरूर। मेरा जाती तौर पर जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि देखें, ये मतलब कि ये इसको आप खारिज इम्कान नहीं कर सकते कि ये हो ही नहीं सकता। ये हो भी सकता है कि हुआ हो सकता है ना हुआ, लेकिन अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ। या तो उन लोगों को पकड़े हैं, कहते हैं जिनकी अगर उनको आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़े, पता चल जाएगा ना। देखें, अगर हमारा बंदा हमारा ओहदेदार है, कोई ओहदेदार होगा, कोई पार्टी का वर्कर होगा, कोई, तो वो 2 मिनट में पता चल जाता है। बिल्कुल, तो वो इनका भी पता चल जाएगा। तो ये वरना अदरवाइज ये बहस जो है ये यही है कि मैं आपको कहता रहूं, आप मुझे कहते हैं। बिल्कुल, तो इसका हल यही है कि अमजद न्याजी साहब, जाहिर है आप हुकूमत हैं, इसका फॉरेंसिक कराएं, और अगर इनका कोई इसमें, क्योंकि सबके चेहरे बाजे हैं, बड़ी आसानी के साथ इनका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, और अगर इन लोगों का ताल्लुक नून लीग से या इनके कोई ओहदेदार हैं तो ये सामने लाएं। और फिर आज़ाद कश्मीर वाले इलेक्शन पर जो कमेंट किया अफनान साहब ने, उसका भी आप बता दीजिएगा, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि वहाँ तो खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने कैश दिए थे पैसे, और वीडियोज़ भी सामने आई थी और सब कुछ था। अरबाब, अली अमीन का जो मामला था वो आपको पता है जलसा आम था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई बात की थी, कोई एक्शन लिया था, तो हमने कोई रजिस्ट नहीं किया था। नहीं, अमजद साहब, आपको फौरन जो है आपको शायद याद नहीं आ रहा, वजीर आजम साहब खुद उनको हल्के में लेकर गए थे, स्टेज पर बिठाकर उनसे तकरीर कराई थी, उसके बाद उन्होंने लतीफा भी सुनाया था, उस पर वजीर आजम हंसे भी थे। नहीं, वो उस हल्के में तो नहीं गए थे ना। और दूसरी बात यह है कि एक जो कारकुन है उसके पास तो इतने पैसे नहीं है, 5-5, 6-6 हजार या 2-2 हजार के एक बंदे से वोट ले। लाजमी बात है किसी ने इसको इतने पैसे तो दिए है ना, कि जिसकी बुनियाद पे वो लोगों से वोट खरीद रहा है, उनके ज़मीर खरीद रहा है। और ज़मीर, मैं समझता हूँ ये, चलो मेरे भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, एक्सेप्ट तो किया है ना, कि अगर हमारे लोग हैं तो चाहिए तो ये था कि फौरन अपने कैंडिडेट को जो है वो विड्रॉ करते। नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया अमजद साहब, डॉक्टर अफनान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिल फर्ज अगर इनके लोग हैं तो आप फॉरेंसिक कराएं ताकि पता तो चले कौन है। उन्होंने अज्यूम किया, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। वैसे अफनान साहब इसकी खुद ही वजह देंगे। बेसिकली तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई ने एक चीज तो साबित कर दी है ना, कि किसी की दुम नहीं रही, किसी की चोंच नहीं रही। तो यह जो वीडियो सामने आ रही है तो हकायक भी सामने आ चुके हैं, और कौम ने चेहरा देख लिया है कि ये इलेक्शन प्रोसेस कौन सा चाहते हैं।
ये अपना सुप्रीम कोर्ट, अपनी अमजद साहब, सुप्रीम कोर्ट यही तो चाहते सवाल है हैं, कि अपना हकाइक सामने नहीं है, ये वीडियो तो सामने आई है, इस वीडियो से मुतालिक हक और सच आप सामने लेकर आए ना। ये जो दो लोग बैठे हुए हैं जो पैसे दे रहे हैं, बताएं नून लीग के किस सतह के ये लोग हैं, ये कारकुनान हैं, ये कोई रहनुमा है, ये कोई जिले सतह के लोग हैं, तहसील की सतह के हैं, इनसे मुतालिक आप फॉरेंसिक करके बताएं, इनके नाम सामने लेकर आए। अरबाब जिन लोगों ने जो लोग पैसे बांट रहे थे, वो क्या ख्याल है, वो आम लोग थे? बज़ाहिर तो पैसे दिए गए हैं, तो ये आम लोग लग रहे हैं, दो लोग आम शलवार कमीज में मलबूस से मास्क लगाए हुए दोनों ने। आपको याद होगा जब सेनेट के अंदर जो है एमएनएस खरीदने की बात हुई थी, पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो है वो बोली लगाई थी, तो हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं ना कि हम ऐसा सिस्टम लाएं, ऐसा शफाफ निजाम लाएं, आए बैठें, आगे की तरफ चलें, ताकि जो कमिंग इलेक्शन है 2023 का, वो कम से कम शफाफ हो सके। और कौम ने तो चेहरा देख लिया है कि ये जो इलेक्शन है, ये कौन सा प्रोसेस चाहते हैं, ये मन मर्जी का सिस्टम चाहते हैं। हम तो इसी बात को जो है वो लेके एक अपना मैनिफेस्टो है हमारा कि हम समझते हैं कौम के वो नुमाइंदे जो रियल में लोग उनको वोट दें और वो कौम की नुमाइंदगी कर सकें, ताकि पार्लियामेंट जो ये कहते हैं कि सावरन होनी चाहिए, सावरन कैसे होगी? सावरन उसी वक्त होगी कि आपके वाकईतन वो नुमाइंदे वोट लेके आए और अवाम की बात करें, विल ऑफ द पीपल हो, विश ऑफ द पीपल हो। ये अफनान साहब, ये आपकी बातों से हुकूमत को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये आप ही की वीडियो, जरा इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। और ये क्या, ये तो जाहिर है पैसे देकर किसी का वोट अगर खरीदा जा रहा है तो वो ईवीएम के जरिए हो या उसको ठप्पा लगाना हो, वो वोट तो फिर बिक गया, वो ईवीएम में बटन भी वही दबाएगा जो पार्टी उसे पैसे दे रही है, और वो ठप्पा भी उसी पर लगाएगा, तो इसमें ईवीएम का कहां से कोई किरदार आ गया? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है 100% के ईवीएम जो है ना वो कोई एंटी रिगिंग सिस्टम नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि ये कोई एंटी रिगिंग सिस्टम है जिससे रिगिंग जो है वो रुक जाएगी, तो ये जो है वो अपनी वो किसी भूल में है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सिस्टम है जिसके तहत आप लोग बेसिकली जो है वो ऑटोमेट कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस को, ठीक है? तो अगर उस ऑटोमेशन के अंदर अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अभी मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है ना, ये नियाजी साहब को भी पता है कि जो मैनुअल प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है, वोटर लिस्टें हैं, फिर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर होता है। आप अगर इस सिस्टम के अंदर जो है वो सारे सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन डाल दें और एक ईवीएम ले आएँ, तो आपने सिर्फ, मैंने ये बात बल्कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मशीन पे भी वाली बात की थी कि बड़ा आसान है कि आप जो है वो उसके बाद एंड में रिजल्ट ट्रांसमिशन जब होने लगेगी, आप 10% 5% रिजल्ट चेंज कर दें, वो होना ओवर द इंटरनेट QR कोड के थ्रू ही है रिजल्ट ट्रांसमिट। इन्होंने इस बात को माना भी है। तो ये बात आवाम को, देखें, आवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि ईवीएम एंटी रिगिंग है। ईवीएम का कोई एंटी रिगिंग से ताल्लुक नहीं है। फिर आप आई वोटिंग के ऊपर भी आ जाएं। आई वोटिंग के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ IT की अपनी रिपोर्ट है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ IT जो इनका वजीर है वो कह रहा है कि जी ये हैक हो सकती है, इसके बहुत सारे मसाइल हैं, इसको अभी आप यूज़ ना करें और इसको मजीद डेवलप करें। ये मिनिस्ट्री ऑफ IT ने थर्ड पार्टी ऑडिटर हायर किया, स्पेनिश फर्म मिनसेट, उसने ये रिपोर्ट बना के दी, हमने खुद इसको एनालाइज किया है। अब आप कोई आगे कहे कि नहीं जी हमने मानना ही नहीं है, हम इसको भी नहीं मानते, हम उसको भी नहीं मानते, सही, तो फिर हमारे पास क्या इलाज है? सही। तो अमजद साहब, ये एक तो आप लोग फॉरेंसिक नहीं करा रहे, दूसरा ये कि इस हलके में जो कि नून लीग का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, हमेशा से नून लीग यहाँ जीती आई है। पिछला इलेक्शन तो इन्होंने बड़ी आसानी से 90,000 वोट लेकर जीता, पीपल्स पार्टी को यहाँ से 6,000 वोट नहीं मिले, तो ये तो कई 6-7 गुना का मार्जिन है। इन्हें क्या ज़रूरत पेश आएगी कि यहाँ पर ये लोगों को पैसे दें जो कि पहले इनको वोट देते हैं इस हलके में, उनको ये पैसे लेकर अपने वोट क्यों देंगे? 3 साल बड़े होते हैं, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, हो सकता है कि इनको वोट ना दें, और मुझे यकीन है इनको वोट नहीं देंगे। तो फिर पीपल्स पार्टी को देंगे? देने पे आते, अगर देने होते किसी को भी दे सकते हैं। नहीं, आप तो वहां आपका कैंडिडेट तो है, जमशेद इकबाल चीमा साहब तो वहां से ना है, लोग हैं, कोई और भी हो सकता है, आजाद उम्मीदवार भी हो सकते हैं, कोई अच्छे लोग भी हो सकते हैं। कोई ये बात तो नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को दें, पीपल्स पार्टी से हटके भी लोगों को वोट दिए जा सकते हैं। तो इनको डाउट तो था ना कि आज इनको वोट खरीदने की जो है वो जरूरत पड़ गई, इसका मतलब है कि इनकी सफों में दराड़े हैं। और साहब, ये पिछले 3 सालों में इन्होंने उस हलके में ऐसा क्या बुरा किया है और दूसरों ने ऐसा क्या अच्छा कर दिया कि इनके 90,000 वोट मुस्तरद करके किसी और को वोट देंगे, जो दूसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 77,000 वोट वाली, वो मैदान में ही नहीं है। अरबाब बात हल्की की, ये अपने नेशनल सतह पे इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया, मुझे ये बता दें।
कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी काम किया है? कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं एज ए पार्टी, कोई ऐसा सिस्टम लेके आए हैं? सिवाय इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के मुझे बताएं कौन सा काम किया है? अब 50 रुपए के स्टाम्प पे सिर्फ भाग ही गए हैं ना, वो भी इन्होंने कौम को चीट किया। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की वो तकरीर आज भी याद है, उस हाउस में मौजूद था उस दिन। उन्होंने कहा जी कि मैं आपको इंश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि जी नेल्सन मंडेला जो है वापस आ जाएंगे। वो आज तक तो वापस नहीं आए। आना चाहिए, कौम को धोखा दे के वो तो बीमारी के बहाने। हुकूमत का काम है लेकर आना, और हुकूमत की मर्जी से ही और खान साहब की रहमदिली की वजह से ही उभार गए। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान नियाजी साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों की गुफ्तगू, हुकूमत इन वीडियोज़ का फॉरेंसिक कराने को तैयार नहीं है। और ज़ाहिर नून लीग का ये एक ऐसा हल्का है जिसमें माजी में नून लीग ने हमेशा बड़े वोटों से कामयाबी हासिल की है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कि नून लीग को ये सब करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सियासत है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वजारत ख़जाना की जानिब से एक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जो हर माह जारी की जाती है वो जारी की गई है, और उसमें कुछ माशी आशारिये जो शुरू के 4 महीने माली साल के गुजरे हैं इससे मुताल्लिक कुछ आदाद शुमार शेयर किए गए। ज़रा आपसे भी वो आदाद शुमार शेयर करते हैं कि अब तक जो ये 4 महीने गुजरे हैं इसमें जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई हैं वो 10.6 अरब डॉलर की रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो कि ज़ाहिर किसी भी मईशत में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उससे मुताल्लिक अगर इसके आदाद शुमार आपसे शेयर करें तो मुल्क की एक्सपोर्ट में 32 इजाफा हुआ है इन 4 माह में, और अब ये 9.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि जो इम्पोर्ट है मुल्क की उसमें इससे भी दुगना इजाफा हुआ है, और इसका फिगर है 66.6% इजाफा, और ये मजमूई तौर पर अब 23.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। यानी जो तिजारती खजाना है हमारे मुल्क का वो इस वक्त 13.8 अरब डॉलर इस माली साल में पहुँच गया, जो कि ज़ाहिर है हमारी मईशत पर एक मनफी असर मुरतब कर सकता है। इसके अलावा महंगाई के कुछ फिगर्स भी इसमें शेयर किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि अक्टूबर के महीने में जो महंगाई की शरह है वो 9.2% रही है, और गुज़िश्ता साल नवंबर में जो महंगाई की शरह थी वो 8.3% थी। यानी इसमें भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 1% इजाफा है। और शहरों में अगर महंगाई की शरह देखी जाए तो वहाँ 12% है, जबकि देहात में इसमें 10% इजाफा हुआ है। इस पूरी सूरत हाल से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं हम सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर माशियात भी हैं। हमारी इकॉनमी क्या इन आशारियों के साथ मजबूत होने जा रही है, या फिर चूँकि एक नया मिनी बजट भी आने वाला है, IMF के साथ डील भी फाइनल तकरीबन हो चुकी है, तो उसके बाद क्या हमारी मईशत मज़ीद अबतरी की तरफ जा सकती है और एक आम आदमी पर मज़ीद बोझ पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो ट्रेड डेफिसिट हम देख रहे हैं ये इन 4 माह में ये 13.8 अरब डॉलर तक पहुँच गया। सलमान साहब, जब तक ये हमारा इम्पोर्ट बिल कम नहीं होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी नहीं, तो क्या हमारी मईशत एक मजबूत मईशत कहला सकेगी? सलमान साहब देखिए, ये बहुत ही एक कलीदी सवाल है, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है जब भी थोड़ी सी भी ग्रोथ करना शुरू करती है तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी एक जो सेंट्रल रीज़न है, या जो जिसको आप कह सकते हैं जिसकी रूट कॉज है, वो हमारी एनर्जी सेक्टर है। क्योंकि एनर्जी हमारी इतनी इम्पोर्टेड है, और सबके सब उसमें कोला हो, ऑयल है, गैस है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेड हैं, और जब भी इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जाती है तो हमें मुसीबत पड़ जाती है, और जब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है तो फिर भी हमारा खसारा बनना शुरू हो जाता है। सही। तो ये एक किस्म का प्रॉब्लम है जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी का, और इसकी वजह ये है कि पिछले 40 साल से हमने कोई डैम नहीं बनाए, और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक हमने जो करनी चाहिए थी एक्सप्लोरेशन, कि हम अपने मुल्क के अंदर ही तवानाई के ज़ख़ीरे ढूंढें, वो पूरी तरीके से नहीं किए। हमने शमसी तवानाई के ऊपर कोई नहीं दिया, फोकस नहीं किया। इस वक्त टोटल कैपेसिटी जो है हमारी पावर जनरेशन की, उसका सिर्फ 1% जो है वो शमसी तवानाई का है, जबकि दुनिया तो तेज़ी से शमसी तवानाई की तरफ जा रही है। और यूरोप जैसे ममालिक जहाँ पे सूरज बहुत कम होता है, वहाँ भी 20-25% उनकी कैपेसिटी जो है वो सोलर पे चली गई है।
सो अब बहुत सी कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से अब हमें मसला अपनी इकॉनमी में आता है जो कि एनर्जी ड्रिवन है। ये हुकूमत अपने 3-3.5 साल पूरे करने जा रही है। जब इस हुकूमत ने अपने 2.5 साल पूरे किए थे तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मुश्किल वक्त गुजर गया है, 2-2.5 साल का था, लेकिन ये पिछले 1 साल में जो आवाम पर ये बोझ पड़ा है, ये घी की कीमत तकरीबन 58 रुपये बढ़ गई है, तेल की कीमत 53 रुपये 1 किलो की बढ़ गई है, बिजली की कीमत में 47% इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में 1 साल में 40% इजाफा हुआ है, अद्वियात में 12% तकरीबन इजाफा हुआ है। तो ये इस इजाफे ने तो एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ये मुश्किल वक्त एक आम आदमी पर ये कब तक बरकरार रहेगा, कब हम इससे निकल सकेंगे और क्या क्या उसके लिए करना होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो सप्लाई चेन्स हैं दुनिया की वो बिल्कुल डिसरप्टेड है, क्योंकि एक पेंडेमिक की वजह से पिछले साल बहुत कम ट्रैवल भी कम था और तजारत भी कम थी, इन्वेस्टमेंट भी कम थी। लेकिन जब ये पिछला पेंडेमिक कुछ काबू में आया और दुनिया की इकोनॉमीज खुलनी शुरू हुई तो उससे शॉर्टेजेस क्रिएट होनी शुरू हुई और हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में शिप्स के किराए जो हैं वो भी 2-3 गुना बढ़ गए, मिलते ही नहीं है। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन उसी की वजह से है, यूरोप में भी इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है। सो पिछले साल में और इस साल में तो ये एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि एक एक्सटर्नल आपको शॉक मिला है आपकी इकोनॉमी को, और उससे निपटने के लिए 2 चीज़ें चाहिए थी। एक ये हमें चाहिए था कि हमारे पास इतने ज़्यादा रिजर्व्स होते, कम अज़ कम हमारी इंपोर्ट बिल से के मुकाबले में 6 महीने के रिजर्व्स होने चाहिए, हमारे रिजर्व सिर्फ 3 महीने के। अच्छा। सो इस किस्म का जब शॉक पड़ता है तो हमारा रुपया जो है लड़खड़ा जाता है, उसमें वो कुव्वत नहीं है कि वो खड़ा रहे, और इसलिए आपको IMF की भी सपोर्ट पड़ती है, इसलिए आप सऊदी अरेबिया से पैसे मांगने जाते हैं कि वो आपके रिजर्व्स में कुछ रख दे ताकि रुपए तो में। सलमान साहब, इसका मतलब ये पेंडेमिक की अभी एक न्यू वेव आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अभी तो ये सिर्फ कुछ अफ्रीकी ममालिक में है, अगर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर सफरी पाबंदियां लग जाती हैं और किसी हद तक लॉकडाउन की तरफ ये दुनिया जाती है तो इसका मतलब ये कीमतें फिर नीचे आ सकती हैं, फिर शायद ये महंगाई का जो लोड है थोड़ा कम हो सके एक आम आदमी पर से। देखिए, पाकिस्तान की एक अजीब सिचुएशन है कि जब दुनिया में मुश्किलात आती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाती है। अच्छा। और इसमें उसकी वजह ये है कि तेल की कीमतें सस्ती हो जाती हैं। देखें, इस दफ़ा $85 पे गई और ये नई वेव आई है जो ओमिक्रॉन है, इसकी वजह से वो $75 पे आ गई, 85 से 75। तो और नीचे 2 रोज पहले और नीचे गई थी, ये 1-2 रोज में इसने फिर थोड़ा कवर किया है, 70 तक भी चली गई थी। अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये वापस 85 पे चले जाएगी, हो सकता है ये 65 पे भी जा सकती है। अच्छा। सो हमने देखना है कि अगर तो हमें अगले 3-4 माह मिल जाते हैं, कीमत एनर्जी की ज़रा नीचे आ जाती है तो हम संभल जाएंगे। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और वो पहले जो मैंने इंडिकेट ही की है कि एनर्जी सेक्टर को हमें टोटली रिफॉर्म करना पड़ेगा और बड़ी तेज़ी से करना पड़ेगा, और बड़ी तेज़ी से हमें शमसी तवानाई को इंडक्ट करना पड़ेगा, और अगले 6 महीने में ये आ जानी चाहिए शमसी तवानाई। अच्छा। 1% से बढ़ा के इसको 25-30% की तरफ हमें चल पड़ना चाहिए। इसके साथ साथ आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए, और वो चीन और यूरोप और अमेरिका और जहाँ से भी आ सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करना पड़ेगा, और तमाम रिफॉर्म्स जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की मईशत को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।